माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया कि वो क्लास 10th का रिजल्ट 20 जून को डिक्लेयर करेगा। ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप चाहें तो सीबीएसई के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशंस को। ये नोटिफिकेशन सबसे लेटेस्ट सर्कुलर में आपको दिखेगा। कल 1 तारीख की डेट में उन्होंने ये सर्कुलर निकाला था कि क्या पॉलिसी रहेगी और कैसे क्या करेंगे, वो किस तरीके से पूरी प्रोसेस को कंपाइल किया जाएगा, किस तरीके से क्लास 10th के बच्चों के रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। ये पूरा नोटिफिकेशन उन्होंने डाल रखा है, एकदम प्रॉपर तरीके से उन्होंने समझा रखा है। और इसके ऊपर कैसे काम होगा, कौन कौन से आपके टीचर और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे क्लास 10th के रिजल्ट को कंपाइल करने के लिए या क्लास 10th के रिजल्ट को बनाने के लिए। वहाँ सीबीएसई की भूमिका क्या रहेगी, आपके स्कूल प्रिंसिपल्स की भूमिका क्या रहेगी, स्कूल के टीचर्स की भूमिका क्या रहेगी, बच्चों की भूमिका क्या रहेगी, इन सब के बारे में सीबीएसई ने डिक्लेयर किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये पॉलिसी है क्या, कैसे आप उस रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं उस पूरी पॉलिसी को ध्यान से। तो ये पॉलिसी है, पॉलिसी नोटिफिकेशन। मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर में, आप देख सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द डॉक्यूमेंट्स। यस, तो ये रहा आपका पॉलिसी नोटिफिकेशन। अब देखिए, सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 1/5/2021 को ये सर्कुलर जारी किया गया था। 1/5/2021 को सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर का नंबर दिया हुआ है CBSE CS 2122। आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है। इसका क्या नोटिफिकेशन पॉलिसी फॉर टैबलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2021 बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल। तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट हुए थे आपके स्कूल के अंदर में क्लास 10th के बच्चों का, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है आपके 10th के रिजल्ट में। तो मतलब अगर आपने अपने इंटरनल असेसमेंट को सीरियसली नहीं लिया था तो समझिए आपका नुकसान होने वाला है। बाकी सीबीएसई ने काफ़ी सारे गाइडलाइन दिए हैं, काफ़ी सारी बातें बताई हैं सीबीएसई ने कि हमें क्या क्या प्रोसेस करना है, क्या क्या फॉलो करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इन सब के ऊपर सीबीएसई ने काफ़ी कुछ सोचा विचारा है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इनको समझते हैं कि ये इस पॉलिसी में सीबीएसई ने स्टार्ट कहाँ से किया। सीबीएसई ने सबसे पहले पैंडेमिक कंडीशंस के बारे में बात किया, बताया कि भाई ये जो पैंडेमिक कंडीशंस है इसको ध्यान में देखते हुए और हमें ऐसा लगा कि 14 मतलब हम एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे, तो 14 तारीख की डेट को 14/4/2021 14 अप्रैल को सीबीएसई ने क्लास 10th के बोर्ड की एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया, जो एग्ज़ाम 4 मई से 7 जून के बीच में होने वाले थे। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया था कि जो क्लास 10th का रिजल्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियंस के बेसिस पे होगा, जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा डेवलप किया जाएगा। और अगर किसी भी क्लास 10th के कैंडिडेट को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि वो इस एग्ज़ाम से सेटिस्फाइड नहीं है, उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपीयर हो सकता है ऑफलाइन एग्जाम में, जो इन फ्यूचर कभी भी कराया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। अब है कि ये तो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था 14/4/2021 को, जिसमें इस बात को उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था। अब उन्होंने बताया कि हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, इस पैंडेमिक सिचुएशंस में कहता है कि एक प्रॉपर रिजल्ट बनाना, फेयर एंड अनबैस्ड रिजल्ट डिक्लेयर करना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन सीबीएसई को भरोसा है अपने सीबीएसई स्कूलों के ऊपर। जो स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल हैं, उनके टीचर्स, उनके प्रिंसिपल्स, जो स्टेक होल्डर हैं, उन सब के ऊपर उन्हें भरोसा है कि हम सब मिलके इस पैंडेमिक टाइम में भी इस कंप्लीट रिजल्ट प्रोसेस को फाइनलाइज कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन के साथ कर सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। बच्चों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, उसे प्रॉपर बच्चों को रिजल्ट मिल जाना चाहिए, कहीं किसी तरह की कोई त्रुटि ना रह जाए। इन सब के ऊपर उन्होंने ध्यान किया। ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी क्या है? ऑब्जेक्टिव इस पॉलिसी का यही है कि अनबैस्ड एंड ट्रांसपेरेंट एकेडमिक रिकॉर्ड डेवलप किया जा सके on the realistic evaluation of academic performance of a student in is the important objective before all us। मतलब हम सभी के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव है कि एक आप ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर करें ताकि किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि मैं तो इतना नंबर ले सकता था, मेरे इतने नंबर आ सकते थे, लेकिन मुझे इतने ही दिए गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब टोटल आपके परफॉर्मेंस, मतलब फेयरनेस हो, रियलिटी हो, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी हो, वैलिडिटी हो, इन सब का ध्यान रखना इस कंप्लीट इवैल्यूएशन प्रोसेस पे। ठीक है, आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस वैलिड हो। कहता है कि स्कूल लीडर एंड टीचर्स शुड इंश्योर, यहाँ पे कह रहा है
कि स्कूल लीडर्स एंड टीचर्स शुड इंश्योर दैट इवैल्यूएशन प्रोसेस इज लेट आउट बिलो इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल स्टैक होल्डर्स। मतलब जितने भी स्टैक होल्डर्स हैं जो इस पूरे असेसमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे उन सबको ये पॉलिसी प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होगी। अब प्रोसीड्यूर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स क्या है समझिए। यहाँ पे कहता है स्टूडेंट विल बी असेस्ड आउट ऑफ द मैक्सिमम 100 मार्क्स। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम जो होता है हर एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स में होता है, जहाँ पे 20 इंटरनल असेसमेंट के होते हैं और 80 मार्क्स थ्योरी एग्जाम्स के होते हैं। ये तो क्लियर बात है, ये हम सभी को पता है। ठीक है, तो 20 मार्क्स तो आपके स्कूल वाले पहले भी आपको अपलोड करके देते थे, पहले भी स्कूल वाले ही आपको 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट करके देते थे। आपके सब्जेक्ट टीचर बताते थे कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलेंगे, और 80 मार्क्स का एग्जाम बोर्ड करता था साल के अंत में। अब 20 मार्क्स जो है एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो पहले से बना हुआ है, जिसका पॉलिसी नंबर एकेडमिक 11/2019 डेटेड March 6, 2019 को जो अवेलेबल कराया गया, मतलब दिया गया था, उसी के बेसिस पे इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। उसमें कोई फेरबदल नहीं की जा रही है। ठीक है, जिस मार्क्स को लेटेस्ट 11 जून तक अपडेट कर देना है आपको, मतलब स्कूल्स के द्वारा वो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स 11 जून 2021 तक अपलोड हो जाने चाहिए बाय लेटेस्ट। ठीक है, किसी भी कंडीशन में डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। सीबीएसई ने ऐसा सख्त हिदायत दिया है, ऐसी सख्त गाइडलाइन दी है कि हम किसी भी कंडीशन में डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो आप कोशिश करें कि आपका काम टाइम पे हो जाए। बोर्ड एग्जाम के कैंसिलेशंस के कारण अब जो 80 मार्क्स का जो असेसमेंट है वो स्कूल के द्वारा किया जाएगा। पहले तो ये 80 मार्क्स का असेसमेंट सीबीएसई बोर्ड करती थी, एग्जाम कंडक्ट करा के, थ्योरी एग्जाम कंडक्ट करा के, जहां पे बच्चे अपियर होते थे और एग्जाम देते थे। लेकिन अब ये कह रहा है कि नहीं, अब जो ये एग्जाम एवेल्युएशन होगा, ये 80 मार्क्स का जो एवेल्युएशन होगा वो स्कूल करेगा। तो बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन डिफरेंट टेस्ट एग्जाम। अब ये होगा कैसे? तो बच्चों ने पूरे साल जो एग्जाम दिए हैं, बच्चों ने जो पिछले साल पूरे एग्जाम दिए होंगे, क्लास 10 के बच्चे, चाहे वो उनका यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो उनका पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे वो उनका मिड टर्म टेस्ट हो, पोस्ट मिड टर्म टेस्ट हो, प्री बोर्ड हो, तो इसके बेसिस पे उन्हें नंबर्स दिए जाएंगे। द मार्क्स शुड बी कॉन्सोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स थे, पुराने मार्क्स थे। देखो इसमें दो क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। पहला तो कह रहा है कि बच्चे का परफॉर्मेंस जो होगा, और दूसरा कह रहा है कि जो स्कूल का क्लास 10th में बोर्ड परफॉर्मेंस है वो उससे टैली करता हुआ मार्क्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट से लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका एवरेज 75% का था किसी स्कूल का, और इस बार आप 95% दे दें। आप ये सोचें कि अरे हमारे पास अब तो हमारे हाथ में ही अपने बच्चों को सभी के पूरे नंबर लगा देते हैं, 90, 92, 93, 95। नहीं, बोर्ड ने ये कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपका जो परफॉर्मेंस है, स्कूल का जो परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे ही आपका परफॉर्मेंस डिसाइड होगा। और अगर ऐसा नहीं आप करते हैं तो आपके रिजल्ट्स को हेल्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, जब तक आप अपने प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से नहीं कंप्लीट करते हैं। तो सीबीएसई ने काफी सारा गाइडलाइन लगा रखा है, इसके लिए चेकिंग सिस्टम भी लगा रखा है। आइए देखते हैं अब यहाँ पर रिजल्ट बनाएगा कौन। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कमेटी डिसाइड करनी होगी। कमेटी बनाने की जो आखिरी डेट है वो 5 मई है। आज 2 तारीख हो चुका है, संडे है, 2 तारीख है, तो 3 दिन के बाद, 3 दिन के अंदर यानी कि 5 मई तक आपको कमेटी बना के डिक्लेयर कर देना होगा कि आपके रिजल्ट कमेटी में ये सारे लोग होंगे। आखिर उसमें होंगे कौन कौन? स्कूल की प्रिंसिपल्स जरूर होने चाहिए। प्रिंसिपल्स जो है वो ऑथोरिटी होगी, वो उस पूरी कमेटी की मालिक होगी। ठीक है, कमेटी को लीड करने का काम प्रिंसिपल्स का होगा। ओके, उसके साथ 7 टीचर्स होंगे, एक प्रिंसिपल प्लस 7 टीचर्स, टोटल हो गए 8। तो 8 लोगों की कमेटी बनेगी, जहां पे एक तो प्रिंसिपल हो गए जो आपके स्कूल के ही होंगे, 5 टीचर जो होंगे वो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होंगे। वो सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ, साइंस, सोशल साइंस। मैथ, साइंस, सोशल साइंस प्लस 2 लैंग्वेज टीचर चाहिए आपको, 2 सब्जेक्ट टीचर जो भाषा, जैसे हिंदी इंग्लिश के जो टीचर होंगे वो होंगे। अब यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि कुछ स्कूल्स में कंफ्यूजन हो कि वो संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी और संस्कृत में से किसे लिया जाए। तो हो सकता है कि उन दोनों को अल्टरनेट तरीके से रखा जा सकता है। जहाँ संस्कृत के एवोल्यूशन होगा उसके लिए संस्कृत टीचर, जहाँ हिंदी की बात होगी वहाँ हिंदी और इंग्लिश के टीचर। तो आप समझ गए कि 5 कौन है? 5 आपके स्कूल के टीचर्स हैं। कौन कौन? आपके मैथ्स के टीचर्स, आपके सोशल साइंस के टीचर, आपके साइंस के टीचर, एक आपके और 2 लैंग्वेज टीचर हो गए, इंग्लिश हिंदी मान लीजिए, और हिंदी संस्कृत मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक आपके प्रिंसिपल हो गए, 6 हो गए। अब बचे 2, टोटल 8 लोगों की कमेटी है। ये 2 कहाँ से आएंगे? ये 2 आएंगे बगल वाले स्कूल से, वो स्कूल जो आपके आसपास में है। बट यहां पे भी एक सिस्टम किया गया है, सीबीएसई ने गाइडलाइन दिया है कि जो बगल वाला स्कूल होगा उसके साथ आप एक्सचेंजिंग नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा 2 तुम भेज दो, 2 मैं भेज दूंगा, नहीं। वो
उस स्कूल से आएंगे, 2 बगल वाले स्कूल से आएंगे, ठीक है, जो आपके नेबरिंग स्कूल्स होंगे। तो इस तरह से कमेटी तैयार हो जाएगी। कमेटी बनाने के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन इन्होंने एनेक्सर्स 1 के अंदर दे रखा है। एनेक्सर 1 के अंदर इन्होंने बता रखा है कि आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है जब आप कमेटी फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने ये बताया है कि जो टीचर्स बाहर से आएंगे उन टीचर्स को 2500 अमाउंट पे किया जाएगा पर पर्सन, और जो इंटरनल स्कूल के टीचर्स होंगे उनको 1500 रुपये पे किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। जो इवैल्यूएशन कमेटी, रिजल्ट कमेटी में जो लोग होंगे उन्हें 1500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा, और जो बाहर से टीचर आएंगे उन्हें 2500 का भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरी बात ये क्लियर हो गई कि ये जो पैसा है वो स्कूल के पास नहीं आएगी, ये उस टीचर्स के अकाउंट में डायरेक्ट सीबीएसई के द्वारा जमा किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो इस चीज़ को डायरेक्टली आपके अकाउंट में वो पेमेंट जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, डायरेक्टली आपके अकाउंट्स में आएगा वो पैसा। अब है एविडेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट। अब कहता है कि एविडेंस जो आप जब आप करोगे इंटरनल, तो द एविडेंस टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन इंटरनल टेस्ट कंडक्टेड बाय स्कूल शुड बी डॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट वाइज एंड मेंटेन्ड इन अ सिक्योर्ड मैनर। मतलब आपको एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होगा, ठीक है। मान लो आप एक्सेल की सीट एक तैयार करोगे जिसमें एग्जाम वाइज हर एक बच्चों का इंडिविजुअल मार्क्स मेंशन करोगे कि यूनिट टेस्ट में इसके इसके नंबर आए थे, प्री बोर्ड में मिड टर्म में इसके कितने आए थे, प्री बोर्ड में इसके इतने आए थे, इसका वेटेज दिया गया है। तो इसको एक सिक्योर मैनर आपको बनाना है और वो आपको प्रोड्यूस करना हो सकता है, वो आपको दिखाना पड़ सकता है। जो भी इंस्ट्रक्शन है बोर्ड के हिसाब से उसके हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। एज पर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही रीजनल ऑफिस ने एक मैसेज किया था सभी स्कूलों को, जिसमें स्कूलों से पूछा गया था कि आपने पिछले साल क्या क्या एग्जाम कराए थे क्लास 10th के बच्चों के लिए। आपने हाफ ईयरली कराया था, आपने मिड टर्म कराया था, आपने मतलब पीरियोडिक टेस्ट या प्री मिड टर्म आपने कराए थे या नहीं कराए थे, पोस्ट मिड टर्म हुए थे या प्री बोर्ड हुए थे, क्या हुए थे, वो ऑनलाइन हुए थे, ऑफलाइन हुए थे, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगा था, सीबीएसई रीजनल ऑफिस ने कलेक्ट किया था। तो ये सभी स्कूलों ने आपने ऑलरेडी दे दिया होगा, ठीक है। तो ये जमा हो गया। अब इसके बेसिस पे सीबीएसई ने क्या किया, एक कैटेगराइज किया, एक जनरलाइज फॉर्मेट निकाला। उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे एग्जाम है जो कॉमन है सभी के बीच में, जो सभी लोगों ने करवाया, जैसे पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट ये सभी लोगों ने करवाया, हाफ ईयरली और मिड टर्म एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सभी लोगों ने करवाया, और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सभी लोगों ने करवाया। फिर भी यहाँ कुछ ऐसे स्कूल हो सकते हैं जिन्होंने इस काम को नहीं कराया होगा या ऐसे एग्जाम नहीं किए होंगे, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने इस एग्जाम को दिया ही नहीं होगा। तो इसके लिए भी सीबीएसई ने गाइडलाइन आपको दे रखी है, आपको आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है जो पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट है उसका वेटेज होगा 10 मार्क्स का, उसका वेटेज होगा 10 मार्क्स का। जो हाफ ईयरली और मिड टर्म है उसका वेटेज होगा 30 मार्क्स का, और जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है उसका वेटेज होगा 40 मार्क्स का। तो इस तरह से ये वेटेज दिया गया है 40, 30 प्लस 10 टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब पीरियोडिक और यूनिट टेस्ट आपका 10 नंबर का हो गया, हाफ ईयरली आपका 30 नंबर का हो गया, और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपके 40 नंबर के हो गए, ठीक है। तो इन केस स्कूल हैव कंडक्टेड मोर देन 1 टेस्ट एग्जामिनेशन, शायद ऐसा हो सकता है कि आपने एक से अधिक एग्जाम कंडक्ट किया होगा, एक से अधिक यूनिट टेस्ट हो गए होंगे, एक से अधिक प्री बोर्ड हो गए होंगे, तो ऐसे केस में द रिजल्ट कमेटी में फिक्स द वेटेज टू बी गिवन टू इस टेस्ट एंड एग्जाम। तो रिजल्ट कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या वेटेज देना है ना, विद इन द कैटेगरी सब्जेक्ट टू द ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स फॉर दैट कैटेगरी। हमेशा बच्चे को मैक्सिमम मार्क्स देना है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर आपने 2 और 3 प्री बोर्ड करा दिए हैं तो आप उस 3 प्री बोर्ड का एवरेज निकाल के दे सकते हैं, आप उसमें से बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। और मान लो बेस्ट परफॉर्मेंस आपने प्री बोर्ड 80 नंबर का कराया होगा, तो उसका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, किसी बच्चे को मान लो 70 प्री बोर्ड 1 में 70 आए थे, प्री बोर्ड 2 में 75 आए थे, तो बच्चे का 75 मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। लेकिन 75 नहीं लिखना है वहां पे, 75 को आउट ऑफ 40 में कन्वर्ट करना है, यानी कि 80 मार्क्स का अगर प्री बोर्ड हुआ था तो उसको हाफ कर देना है 75 का, 37.5 नंबर बच्चे को दिया जाएगा, क्योंकि वेटेज 40 मार्क्स का ही लेना है, प्री बोर्ड का वेटेज के हिसाब से काम करना है। There are some schools where one or more of the above 3 categories test एग्जाम हैव नॉट बीन कंडक्टेड। अगर जैसा कई सारे स्कूल है जिन्होंने इस एग्जाम को नहीं कराया होगा। फर्दर देयर में बी डिफरेंसेस इन द टर्म्स ऑफ द मोड ऑफ कंडक्ट एग्जामिनेशन, कुछ लोगों ने ऑनलाइन करा दिया, कुछ लोगों ने ऑफलाइन करा दिया, तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स में नॉट, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया होगा, है ना, कुछ सम स्टूडेंट्स में नॉट हैव एनी और सम ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्कूल। इन सभी केसेस में जो रिजल्ट कमेटी बनाई जाएगी स्कूल से द्वारा,
वो इस चैलेंज को एनालाइज करेंगे, एड्रेस करेंगे, इसको शॉर्ट आउट करेंगे और उसको देखेंगे कि उसका क्या क्राइटेरिया रखा जा सकता है 80 मार्क्स में। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि द एम शुड बी कवर टू ब्रॉड रेंज ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एज ए पॉसिबल। मतलब कोशिश करना है कि ऐसा असेसमेंट करे कि सभी बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाए। द रैशनल फॉर द क्राइटेरिया शुड इज एज वेल थॉट्स आउट ऑब्जेक्टिव एंड शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द रैशनल डॉक्यूमेंट्स। एनेक्सर 2 में रैशनल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो वहां से आपको देखना है कि आप जो रैशनल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स कैसा होगा, तो उसके एनेक्सर 2 को आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लो ऐसे कंडीशंस हुए कि आपने एग्जाम नहीं कराए हैं या बच्चे आपके एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशंस हुए वेयर ऑल द 3 कैटेगरीज टेस्ट एग्जाम हैड नॉट बी कंडक्टेड बाय द स्कूल और इन केस स्टूडेंट्स हैव नॉट बी अपीयर्ड इन एनी ऑफ द सम ऑफ द टेस्ट एंड एग्जाम, द कमिटी शुड इन ऑल केसेस क्लियरली रिकॉर्ड ऑल इट्स डिसीजन इन राइटिंग विद द रीजन इन द रैशनल डॉक्यूमेंट। तो कमिटी को रिटन फॉर्म में ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने उस केस में उस बच्चे का कैसे एनालिसिस किया, क्या किया, और उसको रिटन फॉर्म में आपको बताने होंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, उसमें सभी मेंबर्स के साइन होंगे और फिर वो आपको सीबीएसई को प्रोड्यूस करना होगा। स्टेट असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन कहता है कि एज द मार्क्स विल बी एलोकेटेड टू द स्कूल लेवल, तो मतलब पॉसिबल है कि सभी लोग कुछ भी मार्क्स डाल सकते हैं, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन को स्टैंडर्डाइज किया गया इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है, अक्रॉस स्कूल ड्यू टू द वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर, द एवोल्यूशन स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस, द मोड ऑफ द कंडक्ट ऑफ एग्जाम। तो टू इंश्योर दैट इस स्कूल वी हैव टू इंटरनली मॉडरेट द मार्क्स टू द अकाउंट ऑफ द स्कूल लेवल वेरिएशन बाय यूजिंग अ रिलायबल रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया। उन्होंने क्या दिया कि देखो आपने तो ऑनलाइन कराया था, बगल वाले स्कूल ने ऑफलाइन कराया, अब ऑफलाइन में बच्चों को नंबर कम आए होंगे, ऑनलाइन में ज़्यादा आ गए होंगे, तो ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बनेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में अब आपको कैसे लिमिट करना है अपने आप को। तो कहता है द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस 3 ईयर्स। आपके 3 साल का बोर्ड परफॉर्मेंस देखा जाएगा। 3 साल के बोर्ड परफॉर्मेंस में जो बेस्ट परफॉर्मेंस है आप उसके अराउंड ही अपने रिजल्ट को रख सकते हैं। समझे मेरी बात को? मतलब अगर 2017-18 में 72% नंबर आए थे और 18-19 में 74% आए थे और 19-20 में 71% आए थे, तो आप 18-19 को लेके चल सकते हो, जो आपका हाईएस्ट परफॉर्मेंस है, आप उसके हिसाब से चल सकते हो और सेलेक्टेड ईयर को रेफरेंस ईयर फॉर द स्कूल काउंट किया जाएगा। और ये डेटा सीबीएसई के पास है, तो ये डेटा आपको सीबीएसई अवेलेबल कराएगी। अगर आपके पास नहीं है तो सीबीएसई आपको अवेलेबल कराएगी। तो इस डेटा के बेस पे यहाँ पे काम होने वाला है। फॉर इस सब्जेक्ट द स्कूल विल हैव टू फॉलो अ ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स व्हिच विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ रेफरेंस ईयर। लेकिन द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एसेस्ड बाय द स्कूल, अब यहाँ पे कह रहा है कि सब्जेक्ट वाइज जो एवरेज आपका निकल रहा है, जो बेस्ट मार्क्स आपका निकल रहा है, उसमें ±2 मार्क्स की परमिशन है, ±2 मार्क्स की परमिशन है। मान लो सब्जेक्ट बेस्ट मार्क्स आपका 60 था, तो आप 58 से 62 तक के नंबर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑफ द स्कूल एसेस इन 2020 फॉर ऑल 5 सब्जेक्ट शुड नॉट एक्सीड ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्कूल इन अ रेफरेंस ईयर। लेकिन जो आपका ओवरऑल एवरेज होगा वो रेफरेंस ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी सीबीएसई ने कंट्रोल लगा दिया है। देखिए ये ज़रूरी भी था एक फेयर गाइडलाइन, फेयर रिजल्ट्स के लिए, अदरवाइज हर स्कूल सोचता कि हमारे बच्चे टॉप हो जाए, हमारे बच्चे टॉप कर जाए, तो ये थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया है कि ठीक है भाई, आपकी जो क्वालिटी है, आपके स्कूल की जो क्वालिटी है, आपका जो परफॉर्मेंस है, आप अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने आप को नंबर दीजिए, हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है। इन केस डेटा फॉर स्कूल फॉर ओनली 2 ईयर्स अवेलेबल, अगर 2 ही साल का डेटा है तो उस बेस्ट 2 साल में जो बेस्ट परफॉर्मेंस है आप उसको रेफरेंस ईयर बना सकते हैं। Marks obtained by the student of the school in a subject in a previous board examination have been taken for the purpose of the internal moderation, as this is based on the on performance of the school, thus a reasonable, reliable and best and fair reference standard। ठीक है, जो आपके इंटरनल एग्जाम, जो आपके एग्जाम हुए थे बोर्ड एग्जाम में, वो आपका अपना रिजल्ट है, तो यहाँ पे कोई पार्सलिटी नहीं हो रही है। यहाँ पे ये सारे रिलायबल सोर्स है, रिलायबल डेटा हो गए आपके। इन स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग इन द क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स फॉर फर्स्ट टाइम, अब ऐसे भी तो स्कूल हो सकते हैं जहां बच्चे पहली बार 10th का एग्जाम में अपीयर हो रहे होंगे और कोई हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में बोर्ड उन्हें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल एवरेज लास्ट 2 साल का प्रोवाइड करेगा एंड बोर्ड एग्जाम एंड द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्कोर फ्रॉम अमॉन्ग द डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट एवरेज, उसको रेफरेंस ईयर के तौर पे देखा जाएगा।
बात समझ रहे हैं मेरी बात को, कि आपके आसपास का रिजल्ट क्या था, आपके डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट क्या था, नेशनल लेवल पे रिजल्ट क्या आया, स्टेट का रिजल्ट क्या आया, इन सबको एवरेज मिला के उसका जो एवरेज होगा उसे आप रेफरेंस ईयर के तौर पे ले सकते हैं। दिस डेटा विल बी प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स फॉर विच रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड बाय सीबीएसई। तो अलग अलग ग्रुप के हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा। The broad distribution of marks subject by the students of the school in a specific year subject wise will be made available to the school by the board in the login account। अब आपको एक लॉगिन अकाउंट मिला हुआ है, उस लॉगिन पोर्टल पे, लॉगिन अकाउंट पे, सीबीएसई के पोर्टल पे जाके आपको ये सारे मार्क्स के डिटेल डालने हैं। एक बार जैसे आपने ये फाइनल कर दिया, रिजल्ट कमेटी ने फाइनल कर दिया कि हम किस बेसिस पे मार्क्स देंगे, कैसे मार्क्स देंगे, है ना, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर अलाइंड विद द ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। ये सब आपने वंस द रिजल्ट कमिटीज फाइनलाइज द मार्क्स ऑफ द बेसिस, मतलब आपने बेसिस डिसाइड कर लिया, इंश्योर कर लिया कि आप किस तरीके से नंबर लगाओगे। टू फैसिलिटेट दिस, मेक इट इजी फॉर द स्कूल, सीबीएसई ने इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन सिस्टम बना रखा है, जहां पे जाके आप अपने मार्क्स को अपलोड करोगे, अपने मार्क्स को चेक करोगे, वहां पे आपके हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होंगे, वहां पे चेकिंग भी हो जाएगी, सीबीएसई ऑटोमेटिक चेक भी करेगा। द रिजल्ट कमेटी शैल हैव टू रिवाइज द मार्क्स, आप रिवाइज कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो, उसमें चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार किया है उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, जो रेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया उसके हिसाब से वो डेटा है या नहीं है, ठीक है। इन केस ड्यू टू स्क्यूनेस ऑफ द रिजल्ट कमिटी फाइंड इटसेल्फ अनेबल टू फिट द मार्क्स इन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन, it may be decide to give weightage to the student performance in class 9th or other periodic evaluation। अगर आप क्लास 10th के बेसिस पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके क्लास 9th के बेसिस पे भी कर सकते हैं, उसके प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट के बेसिस पे भी कर सकते हैं, आप उसको मार्क्स दे सकते हैं, बट इसका रिटन डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होगा, रिटन दस्तावेज बनेगा इसके। द सेकेंड डिफरेंस फॉर द मॉडरेशन विल बी द एवरेज मार्क्स फॉर द स्कूल इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द रेफरेंस ईयर। मतलब जो रेफरेंस है, एक तो आपके पास देखो, एक तो हो गया कि आपको दिक्कत हो रही है तो आपने क्लास 9th का ले लिया, लेकिन आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन का भी रेफरेंस है, तो उसके बेसिस पे भी आप मार्क्स डिसाइड कर सकते हो। द सब्जेक्ट मार्क्स वाइज मार्क्स असेस्ड बाय द स्कूल इन 2021 शुड बी द रेंज ऑफ +-2। मैंने पहले बोला था ये +-2 के रेंज में होगा। मीन्स मार्क फॉर द सब्जेक्ट इन रेफरेंस ईयर, मतलब सब्जेक्ट ईयर में, रेफरेंस ईयर में अगर उस सब्जेक्ट के 60 नंबर आए थे तो आप उसको 58 to 62 में रख सकते थे। अगर 62 नंबर आए हैं तो 60 से 64 के बीच में रख सकते हैं। 66 अगर आए हैं तो 64 से 68 के बीच में आप रख सकते हो सब्जेक्ट के एवरेज। लेकिन ओवरऑल जो एवरेज होगा 5 सब्जेक्ट का जो एवरेज होगा, नॉट एक्सीडेड दैट ऑफ द रेफरेंस ईयर। ये चीज़ ध्यान रखना कि नॉट एक्सीड दैट ऑफ द रेफरेंस ईयर। इट वाज 60, if it was 65 marks, then the average marks, the average assessed marks for all 5 subjects taken together should not be exceeded 65। ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया लगा दिया इन्होंने कि आपका एवरेज तो इस साल का भी वही रहेगा जो आपने अभी पिछले 3 साल में जो आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है वही आपका रहेगा, आप उससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं। बोथ दिस चेक्स विल बी अवेलेबल इन ऑनलाइन सिस्टम। जो ऑनलाइन सिस्टम होगा वहाँ पे सारे चेकिंग हो रहे होंगे, आपने जितने भी मार्क्स अपलोड किए हैं आपके स्कूल बेस्ड पे वो सारा डेटा वहाँ अवेलेबल है। आपके मार्क्स अपलोड किए जाएंगे, उसको वो कंपेयर करेगा, चेक करेगा, है ना। इन केस मार्क्स आर नॉट कंसिस्टेंट विद द बोर्ड पॉलिसी, स्कूल बी नॉट एबल टू अपलोड द मार्क्स ऑन द बोर्ड पोर्टल। अगर आपके मार्क्स प्रॉपर पॉलिसी के हिसाब से नहीं हैं तो आपको बोर्ड परमिशन नहीं देगी मार्क्स अपलोड करने के, आप नहीं कर पाएंगे। अगर ऊपर जितने भी प्रोसेस बताए गए हैं इन सबको ध्यान में रख के स्कूल प्रिंसिपल्स और टीचर्स आर बेस्ट प्लेस टू असेस द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। द अबव हैज बीन डन कीपिंग इन माइंड दैट द स्कूल प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स आर बेस्ट प्लेस टू असेस द स्टूडेंट्स। मतलब ये माना जा रहा है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो अच्छा असेसमेंट करेंगे अपने बच्चों का। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द इंटरनल टेस्ट एग्जाम, दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब उम्मीद लगा रही है सीबीएसई की सभी प्रिंसिपल्स और टीचर्स एक फेयर काम करेंगे और प्रॉपर तरीके से बच्चों को मार्क्स देंगे, ठीक है, जस्टिफाई करेंगे उसको। मतलब दिस इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द फेयरनेस, इंश्योर दैट मार्क्स अलोकेटेड आर कंपेरेबल एंड देयर इज नो एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ अनड्यू गेन फॉर एनी स्टूडेंट बिकॉज ऑफ द मैथोलॉजी प्रोसेस इवैल्यूएशन यूज्ड बाय द इंडिविजुअल स्कूल। ऐसा नहीं हो कि बच्चों के साथ किसी तरह की जाति हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपने सारा काम कर लिया, अपलोड कर लिया, सीबीएसई कभी भी कह सकती है भैया डेटा प्रोवाइड करो मुझे, आई वॉन्ट टू चेक,
वो किसी को असाइन कर सकती है, किसी को, किसी टीचर्स को, 2 टीचर्स को, किसी प्रिंसिपल्स को, किसी दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल को आपके पास भेज सकती है कि जाइए वहाँ डेटा चेक करके आइए। तो आपको रिकॉर्ड्स को सेव रखना है। ऑल द स्कूल विल बी सील द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द रेशनल डॉक्यूमेंट अंडर द सिग्नेचर ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ कमिटी एंड दिस शुड बी केप्ट इन द सेफ कस्टडी ऑफ प्रिंसिपल टू स्कूल फॉर सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन। मतलब जो ये रिकॉर्ड है रेशनल डॉक्यूमेंट, सभी मेंबर के साइन के साथ, जितने भी टीचर्स हैं इस मेंबर में, मतलब जो भी इस कमेटी में टीचर्स हैं और प्रिंसिपल, इन सभी के साइन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होगा उसको सील करके, इनवेलप करके प्रिंसिपल के पास हैंड ओवर करना है। प्रिंसिपल के पास ही वो रिकॉर्ड रहेगा और उसे कहीं भी कभी भी सीबीएसई मांग सकती है। सीबीएसई में डिप्यूट अ टीम टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, वो किसी टीम को डिप्यूट कर सकती है, आपके मार्क्स एलोकेशन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकती है, करेक्टनेस को चेक कर सकती है, आपने जो डेटा अपलोड किया वो सीबीएसई के ऊपर उसके थ्रू चेक हो सकता है, स्कूल आइडेंटिफाई हो सकता है डेटा एनालिसिस के बेसिस पे, और वुड बी आस्क्ड टू सबमिट देयर रिकॉर्ड्स टू द रीजनल ऑफिस। और आपको कहा जा सकता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को रीजनल ऑफिस भेजिए और वहां एक्सपर्ट के द्वारा वेरीफाई किया सकता है। इन केस एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लायंसेस, अगर मान लीजिए स्कूल डिलिबरेटली इंडल्ज, मतलब जानबूझ के स्कूल ऐसा देखा जा रहा है कि स्कूल कोई फेयर मार्क्स अपलोडिंग नहीं कर रहा है, अनबैस्ड है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस ऑफ असेसमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो सीबीएसई ने अपने पास कुछ राइट्स रख रखे हैं। वो राइट्स है डिसएफिलिएटिंग प्रोसीडिंग, मतलब आपके स्कूल का एफिलिएशन कैंसिल कर दिया जा सकता है। ठीक है, इम्पोज द फाइनेंशियल पेनल्टी अगेंस्ट द स्कूल, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल पेनल्टी लगाया जा सकता है, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है। डिसाइड नॉट टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ 10th, और आपके रिजल्ट को रोक दिया जा सकता है जब तक आप बोर्ड की पॉलिसी के हिसाब से रिजल्ट बना के बोर्ड को अपलोड नहीं करेंगे, सबमिट नहीं करेंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी डेटा आपने अपलोड कर दिया वो आपका फाइनल डेटा है। मतलब आपने एक बार फाइनल सबमिशन कर दी, चेकिंग के बाद, करेक्शंस के बाद, सब चीज़ के बाद आपने अगर फाइनल सबमिशन कर दिया तो फिर आपको सीबीएसई उसमें कोई करेक्शंस की परमिशन नहीं देगी। नो रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ मार्क्स बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एंट्री और मिस्टेक ऑफ एनी सॉर्ट विल बी अलाउड, हैंस ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल अपलोडिंग ऑल द मार्क्स ऑन द पार्ट ऑफ द स्कूल। मतलब जब आप मार्क्स अपलोड कर रहे थे उसी समय आपको इस चीज़ का ख्याल रखना था कि भाई हमसे अगर कोई गलती हो गई तो सीबीएसई हमें चेंज करने की परमिशन नहीं देगी। कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट। अब आते हैं इस बात पे कि ऑनलाइन सिस्टम में ऐसा देखा गया था कि कई बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे थे, 2, 4, 5 बच्चे हर एक स्कूल में शायद हो सकते हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया होगा। तो कहते हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने किसी भी असेसमेंट में इन्वॉल्व नहीं हुआ है तो आप उसका ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं, आप उसका टेलीफोनिक 1-to-1 असेसमेंट कर सकते हैं, आप एंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स मे बी असेस ऑब्जेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ बाय द स्कूल आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द इच सब्जेक्ट। जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आप उसका एवल्यूशन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है, नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट कंडक्टेड स्कूल, द स्कूल में कंसीडर द अदर एक्टिविटीज, जैसे उसका पोर्टफोलियो हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, प्रोजेक्ट, क्विज, ओरल टेस्ट, कुछ ऐसा आप कंडक्ट करा के उस बच्चे को भी नंबर दे सकते हैं। बट इसकी रिकॉर्ड होनी चाहिए, इसका क्या कहते हो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होनी चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए इन सब के इसमें। रिजल्ट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए कि आपके स्कूल में बच्चे को 6ठा सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, कई बार स्कूल में बच्चों को पेंटिंग, म्यूजिक, आईटी, इन्फोटेक, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऐसा कोई सब्जेक्ट दिए रहते हैं, तो इस केस में क्या किया जाएगा? कहता है इन केस स्टूडेंट हैज ऑफर डिफरेंट सब्जेक्ट अदर देन 5 मेजर सब्जेक्ट, 5 मेजर सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ सब्जेक्ट अगर दिया गया है तो वहां पे कह रहा है देन द मीन मार्क्स ऑफ द बेस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ मैक्सिमम अलॉटेड मार्क्स आफ्टर कन्वर्जन, मतलब जो उसके 3 सब्जेक्ट हैं, 3 बेस्ट सब्जेक्ट का उसका एवरेज निकाल लो। ठीक है, और अगर मान लो कि आपने मैथ, साइंस, सोशल साइंस ले लिया तो ये सारे एग्जाम 80 नंबर के हुए होंगे ना। लेकिन अगर मान लो पेंटिंग और म्यूजिक की बात करें तो शायद 30-30 नंबर का एग्जाम होता है, आईटी की बात करें तो 50 नंबर का होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी शायद 50-60 नंबर का ही होता है। तो ऐसे केस में जो मतलब उसका जो आपने बेस्ट निकाला वो तो आपने 80 में से निकाला ना, तो आप उसको क्या करो 30 में कन्वर्ट कर लो, आप उसे क्या करो 50 में कन्वर्ट कर लो, और कन्वर्ट करके वो जो उसका मार्क्स आ रहा है वो मार्क्स आप उसे असाइन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है कि भाई किसमें कितना मैक्सिमम मार्क्स होता है तो आप इस लिंक के ऊपर जाके क्लिक करें और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा।
ग्रेस मार्क्स बाय सीबीएसई। जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइम टू टाइम सीबीएसई ग्रेस मार्क्स भी असाइन करती है, एलोकेट करती है बच्चे को। अगर कोई बच्चा 1-2 नंबर से फेल हो रहा होता है तो उसके कुछ ग्रेस मार्क्स क्राइटेरिया हैं। तो सीबीएसई विल कंप्यूट द रिजल्ट बेस्ड ऑन द अपलोडेड थ्योरी एंड इंटरनल असेसमेंट। एट द टाइम ऑफ द कंप्यूटर रिजल्ट, बोर्ड पॉलिसी ऑफ अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स विल ऑल्सो बी अप्लाई टू दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अगर कोई बच्चा 1-2 नंबर से फेल हो रहा होगा तो हो सकता है सीबीएसई उसे पास कर देगी। Board policy for qualifying class 10th exam, in case after application of the grace marks policy by the board और कोई स्टूडेंट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है तो उसे इसेंशियल, रिपीट और कंपार्टमेंट कैटेगरी में रख दिया जाएगा। और ऐसे केस में मतलब उसका कंपार्टमेंट लग गया, समझ लो उसका कंपार्टमेंट आ गया उस सब्जेक्ट में, तो ऐसे केस में कंपार्टमेंटल एग्जाम कौन कराएगा? कंडक्ट ऑफ द कंपार्ट एग्जाम। तो अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद जो स्कूल है वो स्कूल ही रिस्पॉन्सिबल है कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एक कंपार्टमेंटल एग्जाम आपका स्कूल कंडक्ट कराएगा, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर के बेस्ड पे होना चाहिए, जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने डाल रखी है उसके हिसाब से। और उसके बाद स्कूल उस कंपार्टमेंटल एग्जाम के भी मार्क्स को अपलोड करेगा तो उस बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा। अब परमिशंस टू कंटिन्यू, इस बीच में अगर किसी बच्चे को कंपार्ट लग गया है तो वो बच्चा क्लास 11th के क्लास को कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। एंड उसके जो कंपार्टमेंट रिजल्ट के आने के बाद फिर वो 11th क्लास में उसका एडमिशन हो जाएगा तो उसको परमिशन है, वो क्लास कर सकता है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स प्रोवाइडिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक रिवोल्यूशंस, क्योंकि इस बार ये सारा प्रोसेस आपके स्कूल लेवल पे हो रहा है, स्कूल के लेवल पे किया जा रहा है, तो इस बार सीबीएसई किसी तरह का फोटोकॉपी, प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रिवैल्यूएशन ऑफ स्कीम, ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला है 2021 पे। मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जो गाइडलाइन है कि मैथमेटिक्स बेसिक जिसके पास क्लास 10th में है और जो मैथमेटिक्स इन क्लास 11th लेना चाहता है तो उसका जो रूल्स है, पीछे जो रूल्स गाइडलाइन जारी किया गया था उसके हैज़ बीन गिवन एक्सटेंडेड टू परमिट मैथमेटिक्स 1 इन क्लास 11। Exemptions has been extended to permit mathematics 1 in class 11 if a student has offered mathematics 241। अगर क्लास 10th में किसी बच्चे के पास 241 है तो वो मैथमेटिक्स 1 ले सकता है। ऑल अदर कंडीशंस फॉर अबव सेट सर्कुलर रिमेन सेम, ठीक है। एक मतलब परमिशन मिल गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज, द टाइमलाइंस ऑफ गिवन टू बी एडहेयर्स टू स्कूल टू बी पर्पस कंपाइलेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट व्हिच में बी सेंट। एनेक्सर 4 के अंदर में ये कंप्लीट टाइमलाइन दिया हुआ है कि कब आपको क्या डिक्लेयर करना है, कैसे कैसे करना है। सीबीएसई आपको कुछ सपोर्ट करेगी इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि ये प्रोसेस पहली बार हो रहा है। कई सारे स्कूल्स के टीचर्स इन चीज़ों से अवेयर नहीं होंगे, प्रिंसिपल्स अवेयर नहीं होंगे, हो सकती है किसी तरह की समस्या आए, तो कह रहा है कि सीबीएसई एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करेगी जहाँ पे इन सारे पॉलिसी को डिक्लेयर किया जाएगा, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के कुछ लिस्ट होंगे, वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन डिटेल्स जो स्कूल रेफरेंस ईयर का जो मार्क्स डिटेल है वो आपको सीबीएसई अवेलेबल करा देगी। और एनी ऑब्जर्वेशन, क्लैरिफिकेशन स्कूल में इस केस में अगर कोई का फिर भी कन्फ्यूजन है तो जो स्कूल्स हैं वो अपने सिटी कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सिटी कोऑर्डिनेटर उसमें से जो कॉमन क्वेश्चंस निकाल के जो जनरलाइज क्वेश्चंस होंगे वो सीबीएसई को भेज सकता है ना। ये मेल आईडी दिया हुआ है और वहाँ से फिर उन्हें रिप्लाई मिल जाएगा, फिर वो स्कूल को कम्युनिकेट कर देंगे। तो कहने का अर्थ है कि स्कूल को सिटी कोऑर्डिनेटर से कम्युनिकेट करना होगा, ये तरीका रहेगा। स्ट्रीम ऑफ इन क्लास 11, as per a scheme of the studies of board, students are allowed to offer any combination of subject without any streaming, hence school should also follow the same policy for the private और पत्राचार और second class compartmental for private पत्राचार and second class compartment candidates a separate scheme for assessment। उसके लिए जल्दी ही कोई assessment अनाउंस किया जाएगा। ऑल द स्कूल्स एंड कमेटी मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड द पॉलिसी। सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप इस पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें, समझें और फिर उसके ऊपर काम करें। इसके बाद आपको एनेक्सर 1 दिया हुआ है, एनेक्सर 1 रूल्स फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ कमेटी। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या इसमें इन्होंने बता रखा है। फिर रैशनल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है, एनेक्सर 2 में दिया हुआ है, इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे इन्होंने मार्क्स का वेटेज, इंटरनल मॉडरेशन ऑफ द मार्क्स, कैसे आपको मार्क्स का करना है ये आपको आगे मैं बताऊंगा। ये एनेक्सर 4 आपको जानना जरूरी है कि कमेटी आपको कब तक बनाना है। कमेटी आपको 5 मई 2021 तक तैयार कर देनी है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स प्रीवियस बोर्ड एग्जाम से वैसे 5 मई को आपको सीबीएसई मार्क्स भी प्रोवाइड कर देगी।
रेशनल डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइजेशन 10 मई तक आपको कंप्लीट करना है। अगर किसी तरह का कोई असेसमेंट आपको कंडक्ट करने की जरूरत है तो 15 मई तक आप कंडक्ट करें। रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो है वो 25 मई तक आप तैयार कर लें। चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ मार्क्स बाय स्कूल 28 मई तक आप तैयार कर लें। मार्क्स सबमिशन टू सीबीएसई 5 जून तक आप कर सकते हैं। ये लास्ट डेट है, ये सबका सब लास्ट डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। सबमिशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट 11 जून है। आप इससे पहले कर सकते हैं, इन सभी काम को आप इससे कह ले सकते हैं। आप कमेटी आज ही बना लीजिए ना, आप आज संडे है, मंडे को कमेटी बना लीजिए, कोई बात नहीं है, आप अभी भी बना सकते हैं, ठीक है। रेशनल डॉक्यूमेंट्स की फाइनलाइजेशन भी आप अभी ही कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि ये लास्ट डेट है, मतलब इस तक आपको इन्फॉर्म कर देना है। स्कूल शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट टू कंप्लीट एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन द, अच्छा एक चीज़ तो बताना भूल ही गया मैंने, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय सीबीएसई 20 जून। ये सबसे हाईलाइट पॉइंट है कि सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि 20 जून को वो रिजल्ट डिक्लेरेशन कर देगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको सारे प्रोसेस को कंपाइल करना है, ठीक है। तो ये एनेक्सर 4 है। इसमें एक एनेक्सर 4 इन्होंने दोबारा रिपीट कर दिया है, पता नहीं प्रोविजन सब्जेक्ट वाइज स्कूल डिस्ट्रीब्यूशंस। ये शायद मुझे लगता है एनेक्सर 4 में कुछ प्रॉब्लम होगी। 10 मई तक कह रहे हैं, यहाँ पे तो कह रहे हैं कि 10 मई तक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एनेक्सर 4 ही दे रखा है, तो 2 बार दे रखा है। अब देखते हैं सीबीएसई इसके बारे में कोई गाइडलाइन देती है कि नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम इस स्कीम को फॉलो करेंगे। फिर भी किसी तरह की कोई त्रुटि रह गई होगी तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताएं, मुझे भी कन्वे करें, और अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको भी कन्वे करूँगा। थैंक यू।